जी, आई वेलकम एवरीबॉडी इन माय सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो आपके क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं आज। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो झल्ले से आ रही है इसके सॉरी है ना, इसको मैंने काफ़ी कोशिश की हटाने का, बट ये हटा नहीं उससे, है ना। चलो तो कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट करो, अगली बार इसको देख लेंगे, है ना। तो आप लोग के जो भी 30-35 क्वेश्चंस आए थे उसमें कुछ बातें कॉमन थी, कुछ क्या मोस्टली वही बातें थी ना। पार्ट ए पार्ट बी इन दोनों के बारे में ज़्यादा बातें थी। कुछ मतलब एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो चलो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने क्लास 3 तक मतलब प्राइवेट में पढ़ा है ना, कि उसका तो आपको इतना लेना देना भी नहीं है। फिर क्लास 3 के बाद मैं जो भी किया है वो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज से किया है क्लास 3 के बाद। और मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे कभी मैथ्स और साइंस या फिर इंग्लिश ने इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करी है, वो तीनों ही मेरे अच्छे थे, है ना। तो अब बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी की। तो अब ज़्यादातर बच्चे पार्ट बी के बारे में पूछ रहे थे कि पार्ट बी हम कैसे करें और कहाँ से करें। तो पार्ट बी है ना, पार्ट बी हमको कहाँ से करना है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था या कमेंट एक ये भी था कि क्या पार्ट बी का कोई अल्टरनेटिव या पार्ट बी का कोई रिप्लेसमेंट है। तो पहले शॉर्ट में कहना चाहूँ तो नहीं। उसका रीज़न भी है ना। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन ये था कि पार्ट बी में सभी के 85 प्लस आ रहे हैं, 80, 85, 90, 92, 95। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है NIOS। तो सभी के पार्ट बी में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है NIOS की बुक्स, DLED की बुक्स, है ना। उसने ही कट ऑफ को इतना ज़्यादा बढ़ाया, वरना कट ऑफ काफ़ी कम जानी थी। तो ये सब कैसे हुआ है ना। तो 2019 में जब पहली बार लोगों को पता लगा, लोगों के सामने आया कि जो पार्ट बी है वो कहाँ से आ रहा है। पहले हम लोग सोचते थे जो पार्ट बी है इसके क्वेश्चन शायद एग्जामिनर जो है अपने माइंड से खुद ही फ्रेम करता था। 2019 में खुलकर बात सामने आई, मतलब सब बच्चों को पता लगने लगा कि जो पार्ट बी के क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनर के माइंड से नहीं बल्कि किसी बुक से उठाए जा रहे हैं, और वो बुक थी NIOS की बुक्स। तो वहाँ से सीधे सीधे उठकर ये क्वेश्चन आते थे। ये सारे क्वेश्चंस जो अपलोड किए गए हैं, ये जो भी क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम में वो सारे इस बुक से आते थे। तो 2019 के बाद सभी को ये बात पता लग गई, है ना, सभी को ये वाली बात पता लग गई। तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने इस बुक को पढ़ना चालू किया। इसकी जो 30-32 बुक है, मेरे ख्याल से 32 के अराउंड बुक्स हैं इसकी। और 2019 से ये 22 है, 3 साल में, इन 3 साल में बच्चों ने इसको सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि 5-5 बार रिवाइज़ किया है। मैं कहूँ तो बिल्कुल रट दिया, या फिर जो भी आप समझो ना, इस बुक को पूरी तरीके से ख़त्म कर रखा है उन बच्चों ने। हालांकि 32 में से मैंने भी 28-29 बुक पढ़ रखी थी, 2-3 बुक मेरी रहती थी, है ना। उसमें से एक योगा वाली थी, तो योगा वाली में से छूट गई थी या टाइम नहीं था उसकी वजह से छोड़ दी थी मैंने, है ना। तो उसके ही 2-3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए थे वो मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाया। हालांकि थे ईजी, लेकिन मुझे लगा ये योगा वाली बुक मैंने पढ़ी नहीं तो शायद गलत ना हो जाए, तो मैंने उन पर नहीं लगाया। तो मैंने ओवरऑल जो है 4 या 5 क्वेश्चन पार्ट भी मैं स्किप किए थे, है ना। मैंने मोस्टली वही लगाए थे जो मुझको आ रहे हैं। तो जो मुझे क्वेश्चन आ रहा था पार्ट बी में सिर्फ मैंने वही अटैम्प्ट किया था। कुछ वाले डाउट बोल सकते हैं 1-2 क्वेश्चन में, कुछ डाउट बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, बल्कि मैंने वही करे थे सारे जो मुझे आ रहे थे, है ना। तो उस बेसिस पर मेरे जो ये मार्क्स वगैरह हैं 92 के आसपास आए हैं। हालांकि इसमें मुझे नॉमिनेशन में मिला हुआ क्योंकि सारे 95 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, तो सारे तो मेरे सही हो नहीं सकते, 7-8 पक्का ही गलत होंगे। तो 7-8 नंबर का मुझे जो है नॉर्मलाइजेशन मिल गया, है ना। तो पार्ट बी में ऐसा कुछ हुआ है। तो अब पार्ट बी का अगर आप सोचते हो कि NIOS के बिना आपका काम चल जाएगा तो बिल्कुल गलत है। NIOS के बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और तो पक्का ही पढ़ रहा है। तो NIOS सब बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन भी उसी का हो रहा है जो NIOS को पढ़ चुका है ना। क्योंकि NIOS टेस्ट मतलब आप और बुक से क्या करोगे, SK मंगल पढ़ रहे हो, मान लो कोई और पढ़ रहे हो, है ना। तो उन बुक से क्या होगा, साइकोलॉजी की थिंकिंग डेवलप होगी, आप टॉपिक के बारे में जानोगे, फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, NIOS में आपको सीधा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये लिखा आंसर, बताओ। जब वो डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव आप क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो NIOS को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम सीधा वहीं से आ रहा है। आप कुछ और पढ़ोगे, उससे समझ बनाओगे, उसको अप्लाई करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन NIOS से पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन की लाइन दिख जाएगी और आंसर आपके माइंड तुरंत क्लिक करेगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो NIOS का इन शॉर्ट कोई भी रिप्लेसमेंट अभी तो नहीं है ना। तो जो कट ऑफ है ऐसी जाती रहेगी और इतनी हाई जाती रहेगी, कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, है ना। कब तक, जब तक DSSB को ये रियलाइज़ ना हो जाए कि बच्चों ने NIOS को पढ़ दिया है पूरा और DSSB अपना थोड़ा पैटर्न चेंज कर ले
या कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्वेश्चन कहीं और से देना चालू करें, है ना। जब तक ना ऐसे क्वेश्चन देती रहेगी, बच्चे ऐसे नंबर लाते रहेंगे और कट ऑफ इतनी हाई जाती रहेगी, है ना। तो मतलब हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को 160, 165, 170 के लिए आसपास प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। अब 120, 130 वाले ज़माने जा चुके हैं, हाँ। तो अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। चलो उससे पहले पार्ट बी में बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा था। पार्ट बी में मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी वो बताता हूँ। पहली एक बुक थी हमारी, एक तो NIS हो गया, दूसरा SK मंगल की एक बुक आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। SK मंगल की एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है ना, पूरा नाम है उसका एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की जो बुक आती है SK मंगल की, मैंने वो पढ़ी थी, है ना। NIS की बुक्स पढ़ी थी और मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन किए थे। हाँ, 11th 12th की मैंने बुक्स और पढ़ी थी, 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की बुक्स, 11th 12th की साइकोलॉजी की बुक्स भी मैंने पढ़ी थी, है ना। ये तीनों मटेरियल मैंने अच्छे से पढ़ा था, है ना, प्रिपेयर किया था। NIS में 28 बुक्स पढ़ी थी, SK मंगल पूरी पढ़ी थी ऑलमोस्ट, वो 11th 12th की मतलब भी पूरी पढ़ी थी। तो ये सब आप भी पढ़ सकते हैं। एक बार आपने कहीं से पढ़ना चालू किया ना, तो फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ोगे, कहीं से ही पढ़ोगे, बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे। ज़्यादातर तो वही कंटेंट है, कुछ लाइन आपको नहीं मिलेंगी, वो आप देख लेना बस। तो इसलिए एक बार पढ़ो तो सही, फिर तो आपका जो मन करे वो पढ़ सकते हो बहुत कम टाइम में। तो ये मतलब बहुत जल्दी पढ़ा है। जब मैंने मतलब सारा मेरा बेस तैयार था, CTET में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे, तो NIS की बुक्स 28 बुक पढ़ने में मुझे सिर्फ 2 महीने लगे थे, सिर्फ 2 महीने। तो 28 दिन में 2 महीने में आराम से पढ़ सकते हो। 28 बुक्स आप 2 महीनों में आराम से पढ़ सकते हो, समझ। तो ये मेरे सोर्स रहे। बाकी मैं एग्ज़ाम कहाँ दिया करता था या फिर टेस्ट का कहाँ प्रैक्टिस करता था, तो फेमस है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पे हर एक टाइप का टेस्ट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे फुल टेस्ट दिए 200 मार्क्स के। जब तक 200 मार्क्स की टेस्ट घर पे नहीं दोगे, आप वहाँ भी नहीं दे पाओगे। तो एक बार यहाँ शुरू तो कीजिए। 200 मार्क्स के जो टेस्ट होते हैं उसको बिल्कुल अटैम्प्ट करना ना भूलें या ना डरें उससे। अटैम्प्ट करो, जितनी बार अटैम्प्ट करोगे मार्क्स कम आएंगे, कोई बात नहीं, फिर बढ़ेंगे। तो आप अटैम्प्ट करते रहना है। 200 मार्क्स के टेस्ट से घबराना नहीं है, पूरे 2 घंटे दीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, यही सिलेक्शन का अच्छा तरीका है। अब हम पार्ट ए शुरू करते हैं। तो पार्ट ए में सबको पता है 5 सब्जेक्ट हैं। पहला GK, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो GK की बात करें तो सबको पता है बहुत बड़ा एरिया है GK का, सारा पढ़ना सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो मैं GK छोड़ देता हूँ, या GK में कम नंबर से काम चल जाएगा, बाकी मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। तो जो GK अच्छा जिन बच्चों का GK अच्छा है, वो ऐसे सोचते हैं मेरा मैथ्स वीक है, बस बाकी सब तो अच्छा है, तो मैथ्स का मैं इन सब में कवर कर लूँगा। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं, मान लो मैं सोच रहा हूँ मेरा मैथ्स अच्छा है, GK ख़राब है, कोई बात नहीं। वो सोच रहा है उसका GK अच्छा है, मैथ्स बेकार है ना। कोई तीसरा उसका रीजनिंग अच्छा है, GK बेकार है उसका। तो हम तीनों का सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। हम तीनों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन उसी का हो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा मतलब एवरेज से ऊपर तो आपको हर किसी में होना पड़ेगा, और बहुत सारे में एक्सेलेंट होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर आप बाकियों में मतलब बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आप इसमें एवरेज से नीचे नहीं हो सकते, एवरेज या एवरेज से ऊपर होना पड़ेगा। तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल कम्प्लीटली। हर सब्जेक्ट में आपको 12 के आसपास लाने पड़ेंगे, मतलब जो आपका वीक है सिर्फ उसमें, मतलब बाकी में तो आपको अच्छे लाने पड़ेंगे, 17, 18, है ना। तो कोई अगर एक आपका वीक है तो उस वीक में भी कम से कम 12 जो है रिक्वायरमेंट है, 12 से कम आप किसी सब्जेक्ट में नहीं ला सकते, ठीक है। तो GK जो है मैंने भी प्रिपेयर किया था, तो मैंने कुछ प्रिपेयर कर लिया था, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और साइंस तो मुझे आता ही था, ये सब मैंने प्रिपेयर कर रखा था। कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत ठीक था कंप्यूटर। ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो उस वजह से, और करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन में से सिर्फ मैं 11 अटैम्प्ट कर पाया था, और 11 मैंने ठीक अटैम्प्ट किए थे। मैंने मतलब एग्ज़ाम जब दिया तो बाहर जाते ही सबसे पहले यही चेक करते हैं कौन सा ठीक गया, कौन सा ठीक गया। तो मेरे जो 11 के 11 क्वेश्चन GK के जो है ठीक हो गए थे। तो इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि सारे एग्जाम मतलब सारा बाकी सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा ही गया था, बस GK में थोड़ा दिक्कत था। तो मैं 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 12 कर देखा तो 11 ठीक थे। तो मतलब अगर आप इन 5 में एक्सेलेंट हो, तब आप GK में एवव एवरेज या एवरेज रह सकते हो 11-12 के आसपास, वरना GK भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी GK कहाँ से पढ़ना है, तो कहीं से ही पढ़ो, लेकिन कम्प्लीटली पढ़ो। GK जो है कम्प्लीटली पढ़ो, समझ कर पढ़ो, है ना। सिर्फ अगर वो ले आओगे आप, क्या बोलते हैं उसको, लीसेंट ले आओगे, तो जस्ट उसे रटना चालू कर दोगे तो काम नहीं बन रहा है। रटने से कुछ नहीं आने वाला है ना, समझना पड़ेगा, तभी वो रिवाइज़ करने के काम आ सकती है आपके। लीसेंट जो है वहाँ से सिर्फ GK जो है रिवाइज़ की जा सकती है, GK सीखी नहीं जा सकती। अगर GK आपको सीखनी है तो सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आप
ल्यूसेंट के जा सकते हो, जस्ट रिवाइज करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए ना, तब जा सकते हो। दूसरा क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। तो मैथ्स हम कहाँ से करें? तो मैथ्स जो है काफ़ी बच्चों का जो है वीक होता है ना, काफ़ी बच्चों का स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, जिनको डर लगता है, तो उन्हें पहले मैथ्स अपना मतलब ठीक करना पड़ेगा, एवरेज बनना पड़ेगा, तब आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जीके कहाँ से पढ़े? तो सब आपको एनसीईआरटी की बुक्स रिकमेंड करते होंगे ना, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन साथ में कुछ और भी बताऊँगा। तो जीके की अगर मैथ्स की बात करूँ मैं, तो 6 to 10 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो आपको पढ़नी होगी। तो 6 to 10 एनसीईआरटी बुक किसको पढ़नी है? सिर्फ जो मैथ्स में वीक है, इसको डर लगता है। तो 6 to 10 की बुक जो है आपकी, वो आपका डर खत्म करेंगी, समझ रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, सफिशिएंट है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये सफिशिएंट नहीं है, ना ही सिलेक्शन होने वाला, ये तो जस्ट क्या है, आपको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है आपको। ये आपको क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि आप वीक हैं, आपने पहले नहीं पढ़ रखी है अच्छे से। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कंपटीशन वाले टॉपिक उठाइए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो भी आपको मतलब मिले देखने को अच्छा उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो 6 to 10 की बुक जस्ट आपको प्रिपेयर कर रही है मैथ्स के लिए, या मैथ्स का डर कम करने वाली है। ये सिलेक्शन तो मतलब कोई लेना देना है ही नहीं इससे, तो जस्ट आपको ये तो मतलब मज़े के लिए कहीं आपका जस्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो उसलिए पढ़नी है, ठीक है। उसको ही पढ़नी जिसका वीक है मैथ्स ज़्यादा, और जिसका स्ट्रॉन्ग है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो 6 to 10 की मैथ की जो बुक्स हैं, वो आपका बेस जो है अच्छा कर देंगे, है ना। इससे सिलेक्शन तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही, बस जस्ट आपका बेस बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंपटीशन वाले टॉपिक होते हैं उनको उठाएंगे एक एक करके, और उन पर प्रिपेयर करेंगे, उनको तैयार करेंगे, फिर उन पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स हाँ मैं भी कराऊँगा, मतलब जी के छोड़ के शायद बाकी सारे सब्जेक्ट हम ट्राई करेंगे करने की आने वाले टाइम में। जी के भी मतलब कभी देखेंगे बाद में अगर मन किया तो। फिर रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम कहाँ करें? तो जिसका मैथ्स अच्छा है उसका रीजनिंग अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो रीजनिंग में इतनी सोचने वाली बात नहीं है, कॉमन टॉपिक होते हैं, तो इसका मैथ्स अच्छा हो जाएगा और रीजनिंग में अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर पाएगा। ये एक बार क्वेश्चन देखने के बाद, टॉपिक पर स्टडी करने के बाद तभी होगा ना। फिर हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश तो आप कहीं से ही पढ़ लो, सब एक जैसा होता है। तो हिंदी इंग्लिश की कोई भी 9-10 की प्राइवेट स्कूल की आप बुक्स उठाइए, उससे ग्रामर पढ़िए, या फिर ग्रामर टॉपिक वाइज उठाइए, कहीं से ही पढ़ लीजिए, है ना। तो उनको तैयार कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, टेक्स्ट बुक की मतलब सारे टेस्ट आपको अच्छे से दे लेने हैं, पीआरटी के जो भी आते हैं सारे टेस्ट। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब सारे सब्जेक्ट जो आपके अच्छे हो सकते हैं जी। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमने डिस्कस कर लिया है ना। एक क्वेश्चन था नॉर्मलाइजेशन पर कि जो बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या उसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबल है? तो हाँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं ना। जैसे कि कुछ हार्ड शिफ्ट थी, 7 मार्च वाला, 16 मार्च वाला और 20 मार्च वाला। तो उन बच्चों के जो मार्क्स हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं ना, किसी के 7 नंबर, किसी के 10 नंबर, इवन और ज़्यादा भी इंक्रीज़ हुए हैं ना। जो 27 वाले शिफ्ट थे, उससे आगे वाले जो थे ईजी वाले हैं ना, उन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, उतने ही रहे हैं। और बहुतों का कहना उनके कम भी हो गए हैं, 10 कम हो गए, 15 कम हो गए, है ना। तो उनके मार्क्स जो है कम हो गए हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, फिर हम क्या करना चाहिए हमें? तो देखो, अगर आपका ईजी अगर आपका ईजी शिफ्ट आता है, तो आपको कम से कम 180, 175 अपने दम पर लाने पड़ेंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ ना कर सके, ठीक है। तो अगर ईजी शिफ्ट आता है हमारा, तो हमको 180, 175 के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर हार्ड शिफ्ट आता है किस तरीके से, तो वहाँ भी आपको 160 से कम मतलब स्कोर लाना ही, अपना रो स्कोर 160 के आसपास, 155 तो कम ही कह रहा हूँ मैं, 160, 162, 165 तक आपको सोचना है हार्ड वाली शिफ्ट में। और इसी में 180 के आसपास आपको सोचना है, तभी आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर से बच सकते हैं। वरना नॉर्मलाइजेशन जो है बच्चों को दुखी कर सकता है। तो जैसे हम अगर इसी शिफ्ट में 150 लाकर या 155 लाकर हम खुश हो रहे हैं, तो हमें रिजल्ट जो है दुखी कर सकता है। तो इसलिए इसी शिफ्ट में हमें 180 के आसपास लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी हार्ड शिफ्ट में भी आपको 160 के आसपास तक का टारगेट रखना है। अब कट ऑफ देखो थोड़ा ऐसी बढ़ती रहेगी, तो हमें ज़्यादा के लिए प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सब प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो 170, 180 वाले आने वाले बच्चे हैं, वो भी पढ़ने वाले ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, सब ला सकते हैं ना। तो आप भी ला सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं ला सकता हूँ और मुझे लाने हैं, समझ रहे हो। आपको कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, खुद ही हो जो सिलेक्शन ले सकते हो। कोई आपको कैसे ही बढ़ा ले, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप घर पे कितना पढ़ते हो या खुद से कितना पढ़ते हो, ये आपका दिल कितना कहता है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बहुत से बच्चे तो ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैं तो 120 आए, 130 आए, सही आया यार, मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, इतने आ गए, और क्या चाहिए मुझे, है ना। तो ये तो भाई पढ़ के क्यों नहीं गए यार, किसकी गलती है इसमें? तुम्हारी गलती है साफ साफ। पढ़ के जाना चाहिए था ना भाई, एग्ज़ाम देने जा रहे हो और पढ़ कर जाओ। पढ़ के नहीं गए, हमारे तो 120 आ गए, हम खुश हैं, तो खुश रहो भाई, ऐसे ही खुश रहोगे फिर तो तुम, है ना। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ हम अपने आप को नहीं दे सकते। हमें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि भाई इस बार मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरी गलती थी,
और मुझे इस बार पढ़कर जाना है, अच्छा स्कोर करना है ना। तो हम बार बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते अपने आप को ही, बल्कि है ना। तो अपने आप से तो प्रॉमिस करो कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है अच्छे से, तभी कुछ होगा। समझ रहे, झूठे दिलासे मत दो, कुछ मतलब प्रॉमिस करो, मेहनत करो हिसाब से, तब जाकर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन पे बात हो गई, इसका भी रोल मतलब कुछ हद तक रहा है। अगर बचना है आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपेयर करो, ये शिफ्ट में 180 के आसपास लाओ, हार्ड वाली में भी 160 के आसपास तक जाने की कोशिश करो, है ना। चाहे कैसा भी शिफ्ट हो, आपको 160 प्लस लाने की कोशिश करनी है, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन पे बात हो गई, बाकी सारी बात हो गई। अब लास्ट में एक बात है कट ऑफ की। तो इस बार जनरली कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जो हमारे पास गूगल फॉर्म आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूँ तो कट ऑफ जो है 159 to 163 के आसपास रह सकती है ना। मेरे 166 है, तो मतलब वहाँ तक मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी जाने का तो कुछ भी जा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली मुझे जो है कट ऑफ ये लगता है, ठीक है। तो 159 से 163 के आसपास जनरली कट ऑफ जो है रह सकती है। तो इस तरह के हमारे सारे जो आपके क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट मतलब वीडियो जो आएगा हम क्या करेंगे उसमें, तो उसमें हम स्टडी चालू करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे आपको। तो पहले मैं कुछ दिनों में एक वीडियो डालूँगा, उसमें थोड़ा देख सकते हैं कि मतलब मैं कैसा पढ़ाता हूँ या फिर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग जज कर सकते हैं मेरी वीडियो से। तो वो अगली वीडियो होगी। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आप मतलब क्या चाहते हैं, पहली वीडियो किस पर आए, मैथ्स टॉपिक हो, साइंस हो, है ना, या किसका है ना। अगर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझको वही बताना कि KVS में साइंस और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कमेंट्स में पक्का बताना कि आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, और आपका साइंस मैथ्स क्या क्या मतलब कैसे आपको करवाना है, जो भी है। तो वो सारे भी डिस्कस करेंगे। बाकी है ना, आप लिखिए आपको क्या चाहिए, अगली वीडियो में क्या पढ़ना है आपको, तो उस हिसाब से वीडियो जो अगली बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।